सुप्रभात छात्रों। तो नाटक जो है, नाटक के विकास के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो नाटक का अध्ययन के लिए भारतेंदुकालीन आचार्य महावीर प्रसाद कालीन नाटक, प्रसादकालीन नाटक, प्रसादोत्तर नाटक, स्वातंत्र उत्तर नाटक, ऐसा विभाजन कर दिया है। और स्वातंत्र उत्तर नाटक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो स्वातंत्र उत्तर नाटक के साहित्य में तेजी से विकास हो चुका है। नए लेखकों ने नई दृष्टि, वस्तु और नए शिल्प का प्रयोग करते हुए नाटक साहित्य को विकसित किया है। नाटक की प्रमुख धाराएं जैसे सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के नाटक, व्यक्तिवादी चेतना के नाटक और राजनीतिक चेतना के नाटक, ऐसा विभाजन यानी स्वातंत्रोत्तर नाटकों में हमें दिखाई देता है। आजादी के बाद देश में भ्रष्टाचार फैलता गया तथा नई समस्याओं का जन्म हो गया। भारत स्वतंत्र हो गया और उसके बाद यानी हमारी देशी समस्याएं जो है, देशी समस्याएं बढ़ती ही चली गई है। और इसमें जो पहली समस्या जो है काफी महत्वपूर्ण, सीमावाद तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण समस्या है, वह है भ्रष्टाचार। तो इन बातों को नाटककारों ने चित्रित किया। इस संदर्भ में चंद्रगुप्त विद्यालंकार के न्याय की रात, विनोद रस्तोगी के आजादी के बाद नाटक में देश में व्याप्त भ्रष्टाचार अभिव्यक्त हुआ है। स्वतंत्रता के बाद भारत में अनेक राज्यों में विविध हिंदी नाट्य रंगमंचों की स्थापना हुई। इसका हिंदी नाटक के निर्माण पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। इससे अनेक महत्वपूर्ण हिंदी रंगमंच उपयोगी नाटक लिखे गए, जैसे मादा कैक्टस, अंधा युग, लहरों का राजवंश, आषाढ़ का एक दिन, दर्पण आदि जो नाटक है उसका उदय हो गया, जो रंगमंच पर खेले गए थे। इन नाटकों में रंगमंच और साहित्य दोनों का समन्वय है। इनके उपरांत भारतीय समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने वाली कई नाट्य कृतियां लिखी गई, जिसमें आधे अधूरे, शुतुरमुर्ग, त्रिशंकु, मिस्टर अभिमन्यु आदि नाटक जो है महत्वपूर्ण है। तो आधे अधूरी महानगरों का चित्रण है। शुतुरमुर्ग जो है राजनीति पर किया हुआ यानी एक उपहास है। त्रिशंकु जो है, त्रिशंकु बेचारा धर्मशाला में, जैसे यह मिथक है। और मिथक कैसा है तो यानी स्वर्ग से मुक्ति, कोई कहता है कि हमें मुक्ति चाहिए, स्वर्ग चाहिए, और स्वर्ग पर जाते हैं, लेकिन स्वर्ग में उन्हीं जगह मानव को नहीं आता है। धरती से उठ गए, स्वर्ग में नहीं उसे स्थान मिला, फिर क्या हो गए, बीच में रह गए। तो यह त्रिशंकु धर्मशाला में, बेचारा धर्मशाला में एक कहानी भी है, नाटक भी है। और मिस्टर अभिमन्यु, जो मिस्टर अभिमन्यु महाभारत कालीन यह नाटक की कथा वस्तु है, लेकिन उसमें आधुनिकता का बोध दिया है। इसके अलावा जन चेतना प्रधान नाटकों में सुरेंद्र वर्मा कृत द्रौपदी, सर्वेश्वर दयाल कृत बकरी उपन्यास जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, वह आज की राजनीति जो है उस पर है। यानी महात्मा गांधी जो है, तो ऐसा माना जाता है कि महात्मा गांधी शाकाहारी थे। वे गाय का, भैंस का भी दूध नहीं पीते थे, बकरी का दूध पीते थे। और यह बकरी जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने बकरी नाटक में यानी तत्कालीन राजनीति पर कड़ा प्रहार कर दिया है। तो यह आज कई लोग यह गांधी जी की बकरी के नाम पर कोई बेचेगा तो लोग उसे खरीदने के लिए झुंड जाएंगे या मेला लगाएंगे गांधी जी की बकरी। तो यह गांधी जी की बकरी नाम से यानी क्या कर देते, लोगों को ठगाते हैं और वोट उसका दर्शन के लिए, जैसे आज हम देखते हैं अनेक संत मंत होते हैं, उनका दरबार लगता है, वो दरबार के लिए लोग निकल जाते हैं तो और फिर उसमें ठग जाते हैं। तो यानी यह बकरी के लिए कई राजनेता जो है वह उसका दरबार लगाते हैं। लोगों को एक खिड़की से वह बकरी दिखाई जाती है और उसके बाद
चुनाव होता है, चुनाव जीत जाने के बाद वह बकरी कहाँ लापता होती है किसी को पता नहीं लगता। और यह बकरी एक साधारण स्त्री जो है, किसान स्त्री है, उसकी उठाकर ली जाती है और वो कहती है हमारे परिवार में जो बच्चे हैं उसको उसका दूध पीना आवश्यक है। तो वो कहते हैं तुम उसका शोषण करती हो, उसे क्या खिलाते हैं, घास पत्ते खिलाते हैं और उसके बदले जबरन उसके दूध निकाल लेते हैं। तुम पर हम कार्रवाई करेंगे, पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देंगे। लेकिन वो मानते नहीं है और उस बेचारी की जो बकरी है छीन कर ले जाते हैं और उसका दरबार लगाते हैं। और चुनाव होने के बाद एक दिन वह बकरी यानी ये राजनेता जो है उसका मिष्टान्न बन जाती है। तो यह जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने तो यह बकरी नाटक में यानी तत्कालीन जो राजनीति है या लोगों की जो भावना है, यानी जैसे क्षेत्रीय या गांव में जो काम करने वाले यानी पक्षों के कार्यकर्ते हैं वो किस तरह गांव वाले को ठगाते हैं, यह दिखाने का प्रयत्न सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बकरी इस नाटक में कर दिया है। इसमें आधुनिकता, अनास्था, विसंगतियां आदि को व्यंग्य के माध्यम से दिखाया है। श्रीलाल शुक्ल के द्वारा राग दरबारी मन्नू भंडारी के महाभोज उपन्यास के नाट्य रूपांतर प्रकाशित हुआ। यानी श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी उपन्यास नाटक तथा मन्नू भंडारी के महाभोज नाटक जो उपन्यास है उसका उन्होंने नाट्य रूपांतर भी कर दिया है। इन मौलिक नाटकों के अतिरिक्त अन्य भाषा के नाटकों के अनुवाद किए गए हैं। इन अनुदित नाट्य कृतियों ने हिंदी रंगमंच की ओर दर्शकों को आकर्षित भी किया है और हिंदी नाटक में विभिन्न फिल्म शैलियां भी आ गई है। श्रीमती केशव चंद वर्मा जी ने विजय तेंदुलकर का मराठी नाटक पंछी ऐसे आते हैं इसका सफल अनुवाद किया। प्रतिभा अग्रवाल ने बादल सरकार के बंगाली नाटक पागल घोड़ा का अनुवाद किया। अंग्रेजी नाटकों के अनुवाद भी हुए। इस तरह अन्य भाषाओं के नाटकों के अनुवादों से हिंदी नाट्य साहित्य समृद्ध बना है। प्रारंभ में जैसे भारतेंदु जी ने भी यानी बंगला नाटक, संस्कृत नाटक यानी उन नाटकों का अनुवाद कर दिया और उन्होंने मूल नाटक भी लिखे, मौलिक नाटक भी लिखे, लेकिन प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत नाटकों का अनुवाद कर दिया। तो ऐसे जो है तो इन्हें हिंदी नाटक का विकास जो है प्रारंभ से आज तक यानी 5 खंडों में उसका अध्ययन के लिए विभाजन किया। भारतेंदु कालीन, महावीर प्रसाद कालीन, प्रसादकालीन नाटक, पर प्रसादकालीन नाटक, फिर उसे प्रसादोत्तर नाटक और फिर यानी स्वातंत्रोत्तर नाटक, ऐसे उसका विभाजन कर दिया है। तो अगला विभाग जो बचा हुआ है वह यानी कहानी का यानी गद्य विधाओं का जो हमें अध्ययन करना है। तो अध्ययन तो इसमें हमने आज उपन्यास देखा, नाटक देखा और इसके बाद हमें यानी उपन्यास नाटक के बाद कहानी देखनी है और कहानी के बाद कथा साहित्य का उद्भव और विकास यानी ये देखना है। इसके बाद चौथा जो हिस्सा है यानी कविताओं का, वह इस सत्र से उसे यानी एग्जाम के लिए नहीं लिया गया है। तो यानी जैसे हम देखते हैं कि कहानी साहित्य और आत्मकथा का उद्भव और विकास देखने के बाद यह पेपर यानी समाप्त हो जाता है। अगले सप्ताह में शायद समाप्त होगा और उसके बाद हम पेपर नंबर 14 नंबर है 13 नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। तो हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, कहानियां जो है पहले से ही है यानी संस्कृत में भी कहानियां है, नासोपत कहानी या वेताल 25, सिंहासन 32, यह कहानी साहित्य तो प्रचुर यानी चांदा मामा की कहानियां, कहानी साहित्य का, हिंदी कहानी साहित्य का हमें विकास देखना है। तो संस्कृत हो या कोई मातृभाषा हो, इसमें कहानियां होती ही है। तो कहानियों का उद्देश्य जो होता है मनोरंजन,
यह कहानी यानी जैसे हम कहते हैं नाटक और कहानी में क्या अंतर है, उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है। नाटक तो रंगमंचीय होता है, उपन्यास जो है पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण होता है, पठनीय होता है, उसका मंचन नहीं होता है। तो ऐसे जो है उपन्यास और कहानी या इसमें जो अंतर है, नाटक और एकांकी में जो अंतर है वही अंतर उपन्यास और कहानी में है। नाटक 3 घंटे खेला जाता है, एकांकी 1 घंटे में खेली जाती है। या नाटक में 3 अंक होते हैं, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, और एकांकी में 1 अंक में ही या 1 घंटे में ही वह समाप्त होता है। नाटक 3 घंटे खेला जाता है, एकांकी 1 घंटे में घड़ी जाती है। तो ऐसे यह नाटक और एकांकी में भेद है, उसी तरह उपन्यास और कहानी में भेद है। कहानी का जो स्वरूप होता है संक्षिप्त होता है, और उपन्यास जो होता है, उपन्यास यानी दीर्घ होता है, बड़ा होता है, उसमें जीवन के सभी पहलुओं का चित्रण होता है। लेकिन कहानी जो होती है संक्षिप्त होती है, एक बैठक में पढ़ी जाए, इसी तरह यह कहानी होती है। मानव सभ्यता के आदि काल से ही कहानी कहने की परंपरा है, किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। यानी कहानी कहने की मनुष्य के जन्म से ही, आदि काल से ही कहानी कहने की परंपरा हमें दिखाई देती है। बच्चों की कहानी हो, बड़े लोगों की कहानी हो, पूर्वजों की कहानी हो। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में यम, यमी, पुरुखा, उर्वशी आदि के संवाद व्याख्यान उपलब्ध होते हैं। आगे चलकर हमारे विभिन्न ब्राह्मणों, उपनिषदों, महाकाव्य, पुराणों आदि में कहानियों का अगाध भंडार मिलता है। यानी हमारे पहले जो यानी ग्रंथ है, यानी जैसे उपनिषद हो, महाकाव्य हो, पुराण हो, इसमें क्या है यानी कहानियां मिलती है। संस्कृत में रचित पंचतंत्र का अनुवाद 6ठी शती में ईरान के शाह खुसरो नौशो खां ने पहलवी भाषा में करवाया। यानी पंचतंत्र जो है, यानी संस्कृत में जो पंचतंत्र है उसका अनुवाद 6ठी सदी में यानी ईरान के एक लेखक है, उन्होंने ईरानी भाषा में अनुवाद करवाया। इसके उपरांत सीरियन भाषा, अरबी, लैटिन, ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश और अंग्रेजी में इसके अनुवाद भी किए गए। यानी पंचतंत्र का अनुवाद ईरान के एक लेखक ने अपनी भाषा में कर दिए। इसके बाद यह पंचतंत्र जो है संस्कृत के, उसका सीरियन भाषा में अनुवाद हुआ, अरबी भाषा में, लैटिन भाषा में, ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश और अंग्रेजी भाषा में भी ये पंचतंत्र जो है उसका अनुवाद हुआ। भारतीय कथा साहित्य के कुछ अन्य ग्रंथों का भी यानी पाश्चात्य देशों में पर्याप्त प्रसार हुआ। इस प्रकार विश्व के कथा साहित्य के विकास में भारतीय कथा साहित्य ने पर्याप्त योगदान दिया है। तो पंचतंत्र पूरे विश्व में एक ईरानी व्यक्ति की वजह से पहुंच गया। इसके साथ साथ ये कहानी हो, उपन्यास हो, पूरे विश्व में पहुंच गया। आधुनिक कहानी साहित्य का आरंभ यूरोप में विभिन्न लेखक समूहों द्वारा 19वीं सदी में हुआ। जर्मनी के E.T.W. हॉफमैन, पो चेखव, हेनरी आदि के द्वारा विकसित कहानी का स्वरूप अंग्रेजी और बंगला के माध्यम से 20वीं शती के आरंभ में ही हिंदी में प्रविष्ट हुआ। वास्तव में प्राचीन कहानी में अलौकिकता, अस्वाभाविकता, आदर्शवादिता एवं काल्पनिकता के प्रति अधिक आग्रह था। प्राचीन कहानियां किसी राजा रानी के रोमांटिक वृत्तों को उद्घाटित करती थी। आधुनिक कहानियां आंतरिक अनुभूतियों, सामान्य जनजीवन एवं स्वाभाविक स्थितियों का चित्रांकन करती है। इन कहानियों में यथार्थवादिता,
स्वाभाविकता एवं विचारात्मकता का उन्मेष दृष्टिगोचर होता है। तो ऐसे यानी 20वीं शताब्दी में हिंदी का यानी हिंदी कहानी का प्रारंभ हो गया। तो ऐसे यानी हिंदी कहानी जो है वह यानी क्या है 20वीं सदी का जन्म उसका माना जाता है। तो छात्रों आज हम यही कहते हैं, अगले लेक्चर में यानी उसके हिंदी कहानी के विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।